वो एक समाजवादी क्रांतिकारी थे जिन्होंने देश की आजादी के लिए लड़ाई लड़ी। वो भारत के सबसे प्रमुख और प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानियों में से एक थे। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम भारतीय स्वतंत्रता की इतिहास में सबसे प्रभावशाली क्रांतिकारी शहीद आजम भगत सिंह जी की जीवनी और उनकी जीवन से जुड़ी कुछ रोचक कहानियों को थोड़ा करीब से जानेंगे। नमस्कार दोस्तों, चैनल दिव्य सृष्टि पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, 20 की उम्र एक ऐसी उम्र है जब हम में से अधिकांश लोग जीवन बिताने के लिए नौकरी या जीवन साथी के तलाश में रहते हैं, लेकिन उन्होंने मात्र 23 साल की उम्र में मातृभूमि के लिए फांसी पर चढ़ गए और उनको जब फांसी दी गई तो वो उस समय भी मुस्कुरा रहे थे। तो चलिए दोस्तों, युवा क्रांतिकारी भगत सिंह जी की जीवनी को थोड़ा करीब से जानते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपको इस वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक और आपके दोस्तों के साथ शेयर कर देना और ऐसे ही रोचक कहानियाँ सुनने के लिए हमारी दिव्य सृष्टि चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए कहानी शुरू करते हैं। भगत सिंह जी का जन्म 28 सितंबर 1907 को लायलपुर जेल के बंगा में किशन सिंह और विद्यापति के यहाँ हुआ था। उनके जन्म के समय उनके पिता किशन सिंह, चाचा अजीत और स्वर्ण सिंह 1906 में लागू किए गए उपनिवेशीकरण विधेयक के खिलाफ प्रदर्शन के लिए जेल में थे। उनके चाचा सरदार अजीत सिंह ने आंदोलन के नेता थे और उन्होंने भारतीय देशभक्त संघ की स्थापना की। चेन्नब नहर कॉलोनी बिल के खिलाफ किसानों को संगठित करने में उनके मित्र सैयद हैदर राजा ने उनका अच्छा साथ दिया। अजीत सिंह के खिलाफ 22 मामले दर्ज थे और उन्हें ईरान भागने के लिए मजबूर किया गया था। इसके अलावा उनका परिवार गदर पार्टी का समर्थक था और घर में राजनीतिक रूप से जागरूक माहौल ने युवा भगत सिंह के दिल में देशभक्ति की भावना पैदा करने में मदद की। भगत सिंह ने अपने गांव के स्कूल में 5वीं कक्षा तक पढ़ाई की, जिसके बाद उनके पिता किशन सिंह ने उन्हें लाहौर के दयानंद एंग्लो वैदिक हाई स्कूल में दाखिल दिलाया। बहुत कम उम्र में भगत सिंह ने महात्मा गांधी द्वारा शुरू किए गए असहयोग आंदोलन का अनुसरण किया। भगत सिंह ने खुले तीर पर अंग्रेजों को ललकारा करते थे और सरकार द्वारा प्रायोजित पुस्तकों को जलाकर गांधी की इच्छाओं का पालन किया था। यहाँ तक कि उन्होंने लाहौर के नेशनल कॉलेज में दाखिल लेने के लिए स्कूल छोड़ दिए। उनके किशोर दिनों के दौरान 2 घटनाओं ने उनके मजबूत देशभक्ति के दृष्टिकोण को आकार दिया। 1919 में जलियांवाला बाग मस्करे और 1921 में ननकाना साहिब में निहत्थे अकाली प्रदर्शनकारियों की हत्या। उनका परिवार स्वराज प्राप्त करने के लिए अहिंसक दृष्टिकोण की गांधीवाद विचारधारा में विश्वास करता था। भगत सिंह ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और असहयोग आंदोलन के पीछे के कारणों का भी समर्थन किया। चीर-चोरा घटना के बाद गांधी ने असहयोग आंदोलन को वापस लेने का आह्वान किया। फैसले से नाखुश भगत सिंह ने गांधी की अहिंसक कार्रवाई से खुद को अलग कर लिया और युवा क्रांतिकारी आंदोलन में शामिल हो गए। इस प्रकार ब्रिटिश राज के खिलाफ हिंसक विद्रोह के सबसे प्रमुख वकील के रूप में उनकी यात्रा शुरू हुई। वो बीए की परीक्षा में थे जब उनके माता पिता ने उनकी शादी करने की योजना बनाई। उन्होंने सुझाव को अस्वीकार कर दिया और कहा कि यदि उनकी शादी गुलाम भारत में होने वाली थी तो मेरी दुल्हन की मृत्यु हो जाएगी। मार्च 1925 में यूरोपीय राष्ट्रवादी आंदोलन से
प्रेरित होकर भोज सिंह के साथ इसके सचिव के रूप में नौजवान भारत सभा का गठन किया गया था। भगत सिंह एक कट्टरपंथी समूह हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन मतलब HRA में भी शामिल हुए, जिसे बाद में उन्होंने साथी क्रांतिकारियों के साथ चंद्रशेखर आजाद और सुखदेव के साथ हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन यानी कि HSRA के रूप में भी फिर से शुरू किया। शादी करने के लिए मजबूरी नहीं करने की आश्वासन मिलने के बाद वो अपने माता पिता के घर लाहौर लौट आए। उन्होंने क्रांति किसान पार्टी के सदस्यों के साथ संपर्क स्थापित किया और अपनी पत्रिका कीर्ति में नियमित रूप से योगदान देना शुरू कर दिया। एक छात्र के रूप में भगत सिंह एक उत्साही पाठक थे और वो यूरोपीय राष्ट्रवादी आंदोलनों के बारे में भी पढ़ते थे। फ्रेडरिक एंगल्स और कार्ल मार्क्स को लिखने से प्रेरित होकर उनकी राजनैतिक विचारधाराओं ने आकार लिया और उनका झुकाव समाजवादी दृष्टिकोण की ओर हो गया। प्रारंभ में भगत सिंह की गतिविधियों ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध संक्षिप्त लेख लिखने, सरकार को उखाड़ फेंकने के उद्देश्यों से हिंसक विद्रोह की सिद्धांतों को रेखांकित करने, मुद्रित करने और वितरित करने तक सीमित थी। युवाओं पर उनके प्रभाव और अकाली आंदोलनों के साथ उनके सहयोग को देखते हुए वो सरकार के लिए एक रुचि के व्यक्ति बन गए। पुलिस ने उन्हें 1926 में लाहौर में हुए बमबारी के मामले में गिरफ्तार किया। उन्हें 5 महीने के बाद 60,000 रुपए के बाउंड पर रिहा कर दिया गया। 30 अक्टूबर 1928 को लाला लाजपत राय ने सभी दलों की जुलूस का नेतृत्व किया और साइमन कमीशन के आगमन के विरोध में लाहौर रेलवे स्टेशन के और मार्च किया। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों की प्रगति को विफल करने के लिए एक क्रूर लाठीचार्ज का सहारा लिया। टकराव में लाला लाजपत राय को गंभीर चोट के साथ छोड़ दिया और उन्होंने नवंबर 17, 1928 को अपनी चोटों के कारण दम तोड़ दिया। लाला लाजपत राय की मौत का बदला लेने के लिए भगत सिंह और उनके सहयोगियों ने जेम्स ए स्कॉट की हत्या की साजिश रची, जो पुलिस अधीक्षक थे। माना जाता है कि वो लाठीचार्ज का आदेश दिए थे। क्रांतिकारियों ने स्कॉट के रूप में सहायक पुलिस अधीक्षक जेपी सोडन्स को गलत तरीके से मार डाला। भगत सिंह ने अपनी गिरफ्तारी से बचने के लिए जल्दी से लाहौर छोड़ दिया। बचने के लिए उन्होंने अपनी दाढ़ी मुंडवा ली और अपनी बाल कटवा दिए, जो सिख धर्म के पवित्र सिद्धांतों का उल्लंघन था। डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट के निर्माण के जवाब में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन ने विधानसभा परिसर के अंदर एक बम विस्फोट करने की योजना बनाई, जहां अध्यादेश पारित होने वाला था। 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने असेंबली के गलियारों में बम फेंका, इंकलाब जिंदाबाद, और हवा में अपनी मिसाइल को रेखांकित करते हुए पर्च फेंके। बम किसी को मारने या घायल करने के लिए नहीं था और इसीलिए इसे भीड़ वाली जगह से दूर फेंक दिया गया, लेकिन फिर भी कई परिषद सदस्य हंगामा में घायल हो गए। धमाके के बाद भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त दोनों ने गिरफ्तारी दी। विरोध का नाटकीय प्रदर्शन राजनीतिक क्षेत्र से व्यापक आलोचनाओं के साथ किया गया था। सिंह ने जवाब दिया, जब आक्रामक तरीका से लागू किया जाता है तो ये हिंसा है और इसीलिए नैतिक रूप से ये अनुचित है, लेकिन जब इसका इस्तेमाल वैध कारण के लिए किया जाता है तो इसका नैतिक औचित्य है। मई में ट्रायल की कार्यवाही शुरू हुई, जिसमें सिंह ने अपना बचाव करने के लिए मांग की, जबकि बटुकेश्वर दत्त ने अफसर अली का प्रतिनिधित्व किया। अदालत ने विस्फोटों को दुर्भावनापूर्ण और गैर कानूनी इरादे का हवाला देते हुए उम्र कैद की सजा के पक्ष में फैसला सुनाया। सजा सुनाए जाने की तुरंत बाद पुलिस ने
लाहौर में HSRA बम फैक्ट्रियों पर छापा मारा और कई प्रमुख क्रांतिकारियों को गिरफ्तार किया। इन व्यक्तियों हंसराज बेहोरा, जय गोपाल और फणींद्रनाथ घोष ने सरकार के लिए अनुमोदन किया, जिसके कारण सुखदेव सहित कुल 21 गिरफ्तारियां हुई। जितेंद्र नाथ दास, राजगुरु और भगत सिंह को लाहौर षड्यंत्र मामले, सहायक अधीक्षक सैंडर्स की हत्या और बम निर्माण के लिए फिर से गिरफ्तार किया गया था। 28 जुलाई 1929 को न्यायाधीश राय साहिब पंडित श्री किशन की अध्यक्षता में विशेष सत्र अदालत में 28 आरोपियों के खिलाफ मुकदमा शुरू हुआ। इस बीच सिंह और उनके साथी कैदियों ने क्षेत्र बनाम देशी कैदियों के उपचार में पक्षपातपूर्ण अंतर के विरोध में अनिश्चितकालीन भूखे हड़ताल की घोषणा की और राजनैतिक कैदियों के रूप में मान्यता देने की मांग की। भूखे हड़ताल ने प्रेस से जबरदस्त ध्यान आकर्षित किया और अपनी मांग के पक्ष में प्रमुख सार्वजनिक समर्थन इकट्ठा किया। 63 दिनों के लंबे उपवास के बाद जितेंद्र नाथ दास की मृत्यु हो गई। नकारात्मक जनमत के कारण अधिकारियों के प्रति तीव्र हो गई। 5 अक्टूबर 1929 को भगत सिंह ने अंततः अपने पिता और कांग्रेस नेतृत्व के अनुरोध पर अपना 116 दिन का उपवास तोड़ा। कानूनी कार्यवाही की धीमी गति के कारण न्यायमूर्ति जे कोल्ड स्ट्रीम, न्यायमूर्ति आगा हैदर और न्यायमूर्ति जीसी हिल्टन से युक्त एक विशेष न्यायाधिकरण की स्थापना 1 मई 1930 को बायासराय लॉर्ड डर्बिन के निर्देश पर की गई थी। न्यायाधिकरण को आगे बढ़ने का अधिकार दिया गया था अभियुक्तों की उपस्थितियों के बिना और एक तरफा मुकदमे थे जो शायद ही सामान्य कानूनी अधिकार दिशा निर्देशों का पालन करते थे। ट्रिब्यूनल ने 7 अक्टूबर 1930 को अपना 300 पन्नों का फैसला सुनाया। इसने घोषणा की कि सैंडर्स हत्या में सिंह, सुखदेव और राजगुरु के शामिल होने की पुष्टि के लिए अकट्य प्रमाण प्रस्तुत किया गया है। सिंह ने हत्या की बात स्वीकार की और परीक्षण के दौरान ब्रिटिश शासन के खिलाफ बयान दिए और उन्हें मौत तक की सजा सुनाई गई थी। 23 मार्च 1931 को सुबह 7:30 बजे भगत सिंह को उनके साथियों राजगुरु और सुखदेव के साथ लाहौर जेल में फांसी दी गई थी। ऐसा कहा जाता है कि तीनों ने अपने पसंदीदा नारे जैसे इनकिलाब जिंदाबाद और ब्रिटिश साम्राज्यवाद के साथ नीचे का उच्चारण करते हुए फांसी के लिए काफी खुश थे। सतलज नदी के तट पर हुसैनवाला में सिंह और उनके साथियों का अंतिम संस्कार किया गया। भगत सिंह उनकी प्रखर देशभक्ति जो कि आदर्शवाद से जुड़ी थी, जिसने उन्हें अपनी पीढ़ी के युवाओं के लिए एक आदर्श आइकन बना दिया। ब्रिटिश डंग पीरियल सरकार के अपने लिखित और मुखर आह्वान के माध्यम से वो अपनी पीढ़ी की आवाज बन गए। गांधीवादी अहिंसक मार्ग से स्वराज की और जाने की उनकी आलोचना अक्सर कई लोगों द्वारा आलोचना की गई। फिर भी शहादत ने निडर होकर उन्होंने सैकड़ों किशोरों और युवाओं को पूरी स्वतंत्रता संग्राम में शामिल होने के लिए प्रेरित किया। वर्तमान समय में उनकी प्रतिष्ठा इस तथ्य से स्पष्ट है कि भगत सिंह को 2008 में इंडिया टुडे द्वारा की गए एक सर्वेक्षण में सुभाष चंद्र बोस और महात्मा गांधी से आगे महान भारतीय के रूप में वोट दिया गया था। तो दोस्तों, मात्र 23 साल की उम्र में भगत सिंह जी ने जो त्याग स्वीकारे, जितना उन्होंने अपने मातृभूमि को आजाद करवाने के लिए लड़े, उस महान क्रांतिवीर को हमारा कोटि कोटि नमन भी शायद कम पड़ जाए और हमें उनके जीवन से मातृभूमि प्रेम, दृढ़ संकल्प और बुद्धि का सही उपयोग सीखना चाहिए और उसे हमारे जीवन में अवतरित करना चाहिए। शायद तभी ही हम उस महान क्रांतिवीर को शहीद आजम भगत सिंह जी की कहने की योग्य होंगे। तो दोस्तों,
आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको इस वीडियो पसंद आई तो प्लीज इसे लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। और साथ ही हमारी वीडियोस अच्छी लगती है तो प्लीज इस चैनल दिव्य सृष्टि को सब्सक्राइब करना, लाइक, कमेंट करना और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि भविष्य में जो भी वीडियो होगा उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।